स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस एजुकेशन। आपने हाल ही में आरआरबी मेंस का पेपर दिया है, उसके कंप्यूटर सेक्शन का एनालिसिस अभी हम देखते हैं। कंप्यूटर का पेपर काफ़ी आसान था, देखा जाए तो पीओ के लेवल के हिसाब से तो काफ़ी आसान ही था। इस पेपर में आप पूरे मार्क ले सकते थे। शर्त यही है कि नॉलेज आपके पास होना चाहिए, और नॉलेज लेने के लिए हमने आप पूरी की पूरी एक सीरीज़ आपके लिए बनाकर रखी है, वो सीरीज़ आप देख सकते हो। चलो तो बात करते हैं अभी हमारे पेपर के एनालिसिस की। सबसे पहला क्वेश्चन जो था, इसको मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर्स आर डिस्प्लेड फॉर एवरी इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जब प्रोग्रामिंग की जाती है तो प्रोग्रामिंग करते समय इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिखकर जो बनता है वो होता है प्रोग्राम, उसकी बात चल रही है। तो उस प्रोग्राम को, जब उस प्रोग्राम में कुछ गलतियां वगैरह आती है तो उसको स्टेप बाय स्टेप अगर है या तो फिर लाइन बाय लाइन उसमें गलती आती है तो दिखाता कौन है। तो ऑप्शन में से अपने को चूज करना है इसका आंसर। इसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि एग्जैक्टली ये सब चीजें है क्या, ऑप्शन में जो दिया है वो है क्या। तो सबसे पहला दिया है असेंबलर। असेंबलर जो होता है ये असेंबली प्रोग्रामिंग जो होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद में कंपाइलर जो होता है, कंपाइलर पूरा का पूरा प्रोग्राम एट अ टाइम ले लेता है और पूरा का पूरा प्रोग्राम एट अ टाइम ट्रांसलेट कर देता है बाइनरी लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये सब ट्रांसलेटर्स है। ये जो आपको दिख रहा है असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सब ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स है। कंपाइलर की बात करेंगे तो कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एट अ टाइम लेता है और पूरा का पूरा एट अ टाइम कन्वर्ट कर देता है। और लाइन बाय लाइन जो काम करता है वो होता है इंटरप्रेटर। ठीक है, ये भी हालांकि कन्वर्जन का ही काम करेगा बट लाइन बाय लाइन करेगा। तो यहाँ पर लाइन बाय लाइन किससे पता चल रहा है? एवरी इंस्ट्रक्शन से हमको पता चल रहा है। एक लाइन लेगा ट्रांसलेट करेगा, दूसरी लाइन लेगा ट्रांसलेट करेगा, तीसरी लाइन लिया लेकिन ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा है, कोई तो भी गड़बड़ है, एरर है तो दिखा देगा। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन जो काम करेगा वो कौन रहता है? इंटरप्रेटर। और पूरा प्रोग्राम एट अ टाइम ट्रांसलेट करने का काम करता है कंपाइलर। देन उसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है, व्हाट डज डॉट्स पर इंच डीपीआई की बात करेंगे, डॉट पर इंचेस। तो ये कंसेप्ट जो है पिक्सेल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो भी हमारे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वो पिक्सेल की मदद से दिख रहा है। तो सबसे छोटा एलिमेंट जो होता है स्क्रीन के ऊपर उसको हम बोलते हैं पिक्सल। हर एक पिक्सल का अपना साइज होता है, कलर होता है, शेप होता है। ठीक है, तो ऐसे हजारों लाखों पिक्सल्स, लाखों बोल सकते हैं हम लोग, लाखों पिक्सल्स मिलाकर इमेज फॉर्म होती है। तो उसका जो कैलकुलेशन है वो किया जाता है इस यूनिट में, डीपीआई, डॉट्स पर इंच। एक इंच का एरिया लिया जाएगा, उसके अंदर कितने पिक्सल आ रहे हैं उसी को कहा जाता है डीपीआई। तो आंसर हो जाएगा डेंसिटी ऑफ द पिक्सल्स ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। इसी को मेजर किया जाता है डीपीआई में। देन आगे में हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको दिखेगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैन। काफी आसान क्वेश्चन था, बच्चों को पता होता है। लैन, मैन और वैन तीनों नेटवर्क के टाइप से। मैन की बात करेंगे तो ये होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन एक लिमिटेड एरिया में होता है। देन उसके बाद में मैन की बात करेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो पूरी एक बहुत बड़ी सिटी कवर कर सकता है, उसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। मैनेज एरिया नेटवर्क तो नहीं होगा, मास्टर एक्सेसिबल नहीं होगा, देन मीटर एरिया नहीं, मैन एरिया नहीं। ठीक है, सही आंसर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क प्रोटोकॉल। ऑप्शन में से चुनना है अपने को, इनमें से कौन नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? प्रोटोकॉल वो होते हैं जो, इसको हम सीधा सीधा बोल देंगे सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स इसको हम बोल देंगे। तो इसमें सेट ऑफ रूल्स कौन नहीं है, कौन नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? तो यहाँ पर HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बिल्कुल ये प्रोटोकॉल है, HTTP लिख के आता है ना वेबसाइट का, जब आप URL डालते हो उसके पहले बाय डिफॉल्ट कई बार HTTP या तो फिर HTTPS लिख कर आता है। तो दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP जो होता है ये भी एक प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी हम फाइल्स को अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, एट दैट टाइम इट इज यूज्ड। देन SMTP की बात करेंगे, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल के लिए इस्तेमाल होता है। और लास्ट वाला ऑप्शन दिया है HTML। तो HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ये कौन है? ये एक लैंग्वेज है। और क्वेश्चन क्या पूछा था आपने को कि कौन सा इसमें से नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? तो सही आंसर जाएगा HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ये एक लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम वेब पेजेस को डिजाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज एक्सेस टाइम? एक्सेस टाइम क्या होता है? आप अगर सीरीज देखोगे तो सीरीज के अंदर मेमोरी नाम का चैप्टर होगा, उसके अंदर मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। एक्सेस टाइम क्या होता है और एक्सेस टाइम और एक्सेस स्पीड, ये दोनों के बारे में आपको उस चैप्टर के अंदर सीखने को मिल जाएगा। तो यहां पर ऑप्शंस देख लेते हैं। इट इज टाइम टेकन बाय मेमोरी टू स्टोर और रिट्रीव अ पीस ऑफ डेटा। ये एक समय है जो मेमोरी में से, मेमोरी के अंदर स्टोर करने के लिए, तो मेमोरी में से डेटा उठाने के लिए जो समय इस्तेमाल होता है उसके लिए ये कंसेप्ट इस्तेमाल होता है। तो बिल्कुल ये होता है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। इट इज नंबर ऑफ मार्क ऑन ऑल मेमोरी चिप्स, ये तो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। देन इट इज द मेमोरी क्लॉक, मेमोरी क्लॉक भी नहीं होता है, कोई जरूरत ही नहीं क्लॉक की। देन इट इज द ट्रांजैक्शन पीरियड बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी, सीपीयू और मेमोरी के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है, सीपीयू और मेमोरी के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके लिए लगने वाला समय, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा आंसर ए फाइनल हो जाएगा। इट इज द टाइम टेकन बाय द मेमोरी टू स्टोर और रिट्रीव अ पीस ऑफ डेटा। देन नेक्स्ट वन, छठवां क्वेश्चन, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, देख लेते पहले। द डेटा आर मॉडिफाइड टू स्पेसिफिक कोड एंड प्रोटेक्टेड इन द सेंडर साइड while transferring and special key is used to retrieve the original data in the receiver side. What is the process used in receiver side to retrieve the original data? ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया कि रिसीवर साइड पर एक सेंडर साइड होगा, एक रिसीवर साइड होगा। सेंडर साइड से डेटा भेजा जाएगा, प्रोटेक्ट करके भेजा जाएगा, कोई तो भी की लगा कर भेजा जाएगा, वो सब चल रहा है बराबर, ठीक है। उसके बाद में रिसीवर एंड के ऊपर क्वेश्चन पूछा है कि रिसीवर एंड पर डेटा जब आता है तब वो कोडेड फॉर्म में होता है और उस डेटा को क्या कहा जाएगा, या तो उस डेटा को क्लियरली विजिबल होने के लिए हमको किस प्रोसेस का इस्तेमाल करना है, तो वही हमारा क्वेश्चन है। ओरिजिनल डेटा अगर आपको देखना है तो उसके लिए जो प्रोसेस होता है वो होता है डिक्रिप्शन, ठीक है। तो प्रोसेस जो है, प्रोसेस के लिए डिक्रिप्टिंग प्रोसेस, और जो इसका कंसेप्ट है वो है डिक्रिप्शन। इसको मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली कैसे काम करेगा। देखो यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ कि ये सेंडर साइड है, ये सेंडर साइड है, और यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि एक रिसीवर साइड है, तो डेटा जब भेजा जाएगा तब डेटा जो भी फाइल वगैरह होगी वो डेटा जब भेजा जाएगा तब डेटा भेजने के बाद में यहाँ पर एक कन्वर्जन होगा, और वो कन्वर्जन होगा प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट जो है इसको कन्वर्ट किया जाएगा साइफर टेक्स्ट में। साइफर टेक्स्ट का मतलब होता है कोडेड टेक्स्ट, जो कि कोडेड होता है, ठीक है। तो जो भी फाइल के अंदर लिखा होगा ओरिजिनल डेटा उसको हम प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं। प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में जो कन्वर्जन होता है इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन, तो यहाँ पर एनक्रिप्शन हो रहा है सेंडर साइड पर। रिसीवर साइड पर ये साइफर टेक्स्ट आएगा और इसके ऊपर एक एल्गोरिदम अप्लाई किया जाएगा, डिक्रिप्शन एल्गोरिदम, और उस एल्गोरिदम की मदद से इस साइफर टेक्स्ट को कन्वर्ट किया जाएगा प्लेन टेक्स्ट में। प्लेन टेक्स्ट में मतलब जिस फॉर्म में डेटा भेजा था उसी फॉर्म में यहाँ पर रिसीव किया जाएगा, सिर्फ बीच में जो डेटा रहेगा वो कोडेड फॉर्मेट में होगा। तो सेंड होते समय जो प्रोसेस होगा उसको हम एनक्रिप्शन बोलते हैं, और रिसीव होते समय जो प्रोसेस होता है उसको हम डिक्रिप्शन बोलते हैं। डिक्रिप्शन, तो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन ऐसे दो कंसेप्ट है। एनक्रिप्ट करने के लिए भी हमको एक की जरूरत पड़ेगी और डिक्रिप्ट होने के लिए भी हमको की जरूरत पड़ने वाली है। ये सब चीज़ें मैं आपको नेटवर्क के अंदर पढ़ूंगा। जब नेटवर्क चैप्टर का वीडियो अपलोड होगा तो उसके अंदर आपको ये एनक्रिप्शन क्या होता है, डिक्रिप्शन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, ये आपको दिख जाएगा। देन तो सेंडर साइड से फाइल भेजा प्लेन टेक्स्ट में थी, लेकिन नेटवर्क में जब वो फाइल गई तो उसके ऊपर कोडिंग अप्लाई कर दिया गया, उस डेटा को मॉडिफाई कर दिया गया और उस प्रोसेस को हमने नाम दे दिया एनक्रिप्शन। और रिसीवर साइड पर क्वेश्चन हमारा इसी के ऊपर था कि रिसीवर साइड पर की का इस्तेमाल करके जो टेक्स्ट आ रहा है उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाएगा, उसको रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाएगा, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डिक्रिप्शन, या तो उस प्रोसेस को डिक्रिप्टिंग, ऑप्शन के हिसाब से डिक्रिप्टिंग। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को। देखो, द डेटा आर मॉडिफाइड टू स्पेसिफिक कोड एंड प्रोटेक्टेड इन द सेंडर साइड while transferring and
द स्पेशल की इज यूज्ड, की बात मैंने की थी, टू रिट्रीव द ओरिजिनल डेटा इन द रिसीवर साइड। रिसीवर साइड की बात चल रही थी, तो वही रिसीवर साइड में जो प्रोसेस हो रहा है उसका नाम क्या है, तो वो होता है डिक्रिप्शन, और ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो डिक्रिप्टिंग। एनक्रिप्शन में क्या होता है, तो एनक्रिप्शन में प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट, ठीक है। देन एनकोडिंग डिकोडिंग उसी के कंसेप्ट है, एनकोड करना डिकोड करना, ये भी कुछ शब्द होते हैं। एनकोड करना डिकोड करना ये भी आप ऑप्शनल एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, बट एग्जैक्ट जो कंसेप्ट है, एग्जैक्ट एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो यही है जो मैंने आपको बताया था। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं उसको कि एनकोड कर रहे हैं डिकोड कर रहे हैं, वो सही है, बोलने के लिए सही है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफर कंसेप्ट जाता है, ठीक है। एनकोडिंग डिकोडिंग इसका आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर डिक्रिप्शन के फॉर्मेट में ही रहने वाला है। देन आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिनोट द रिपीटेशन ऑफ डेटा इन डीबीएमएस। डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर अगर बार बार कोई डेटा किसी फाइल के अंदर जा रहा है, बार बार रिकॉर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने एक बार फॉर्म भरा है बीपीएस का, वही नाम से, दूसरी बार होता तो नहीं है, दूसरी बार आप भर तो नहीं सकते उसी नाम से, लेकिन भर दिया, वही फ़ोन नंबर डाल दिया, वही ईमेल डाल दिया, तो ऐसा कई बार होता है कि डेटाबेस के अंदर कुछ कमियां रह जाती है जिसके अंदर हो जाता है, 2 बार डेटा चले जाता है, तो ऐसे कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं रिडंडेंसी, ठीक है। ऐसे कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं रिडंडेंसी। अगर डीबीएमएस के अंदर रिपीटेशन ऑफ डेटा होता है तो इट इज कॉल्ड एज रिडंडेंसी। देन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ब्लैंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क। नेटवर्क जहां पर कई सारे कंप्यूटर्स होंगे, छोटा नेटवर्क हो सकता है, बड़ा हो सकता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क हो सकता है, लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो सकता है, नेटवर्क कितना भी बड़ा हो, वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क भी हो सकता है, दैट इज इंटरनेट भी हो सकता है। तो नेटवर्क में इनमें से ऑप्शन में से सबसे पावरफुल कौन है, सबसे ज्यादा जरूरी या तो पावरफुल कौन है, तो नेटवर्क क्लाइंट तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैं इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरा छोटा सा कंप्यूटर मोबाइल लेकर, तो मैं क्लाइंट हो गया। डेस्कटॉप तो कंप्यूटर होता है, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर का टाइप है डेस्कटॉप, चैप्टर 1 में आपने पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में। देन उसके बाद में नेटवर्क स्टेशन, ये भी इसका आंसर नहीं है, नेटवर्क स्टेशन भी कोई बहुत बड़ा पावरफुल कंप्यूटर नहीं है। नेटवर्क स्विच, ये तो एक डिवाइस है, नेटवर्क का डिवाइस। तो एग्जैक्टली सर्वर की हम बात करेंगे तो नेटवर्क सर्वर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर में से एक हो सकता है। इट मे बी अ मेन फ्रेम कंप्यूटर, इट मे बी अ सुपर कंप्यूटर। देन आगे बढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपके इसके आंसर्स। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, the artificial satellite which revolves around the earth and provide transmit information from earth is basically called। अर्थ है हमारा, अर्थ जो है हमारा 24 घंटे में एक राउंड लेता है, वैसे ही उसके साथ साथ में एक सैटेलाइट भी घूमेगा, अर्थ घूमेगा और सैटेलाइट भी रिवॉल्व होगा हमारे अर्थ के आजू बाजू, रोटेशन करेगा, पूरा घूमेगा। तो उस सैटेलाइट को बेसिकली क्या कहा जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो सैटेलाइट होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। जियो मतलब हमारी अर्थ, और अर्थ का जो स्पीड है उसके साथ वो सिंक करेगा, जैसे जैसे अर्थ घूमेगी उसी स्पीड से वो सैटेलाइट घूमेगा, इसी के कारण इसको कहा जाता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, इसी के कारण इसको कहा जाएगा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। देन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्शन इन कंप्यूटर विच अलाउज एडिशनल डिवाइसेस टू कनेक्ट। हमारे कंप्यूटर में एडिशनल डिवाइसेस अगर कनेक्ट करना है तो उसको क्या कहा जाएगा। जैसे मेरे पास एक सीपीयू है, सीपीयू जिसको हम सिस्टम यूनिट बोलेंगे, उसके अंदर मदरबोर्ड लगा है, सीपीयू है, सब है, पूरा रेडी है मेरा कंप्यूटर। उसके अंदर मुझे स्क्रीन लगाना पड़ेगा, डिस्प्ले लगाना पड़ेगा, उसके साथ मुझे कीबोर्ड को जोड़ना पड़ेगा, उसके साथ मुझे प्रिंटर को जोड़ना पड़ सकता है, ज़रूरत पड़ने पर यूएसबी जो पोर्ट होता है उसके ज़रिए और भी डिवाइसेस में कनेक्ट कर सकता हूँ, स्पीकर्स वगैरह कनेक्ट कर सकता हूँ। तो ये सारे डिवाइसेस को कनेक्ट मैं कर सकता हूँ। तो इसी को ऊपर क्वेश्चन है कि हमारे कंप्यूटर का वो हिस्सा जो हमको अलाउ करता है एडिशनल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल। तो जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, कीबोर्ड, माउस, इन सब को हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं, ठीक है। तो जो एडिशनल पार्ट्स होते हैं, एडिशनल डिवाइसेस बोल देंगे हम, पार्ट्स बोलने से बेटर, एडिशनल डिवाइसेस जो होते हैं जिनको हम कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं उनको कहा जाता है पेरिफेरल। प्राइमरी भी नहीं, सेकेंडरी भी नहीं, ऑप्शनल भी नहीं,
तो सही जवाब बनेगा पेरिफेरल। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज करंटली ओपन डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वर्ड अगर आप कंप्यूटर पर देख रहे होंगे इस वीडियो को तो अभी आप करके देख लो, वर्ड शुरू कर लो और वर्ड शुरू करने के बाद में आप कंट्रोल W प्रेस कर दो। ठीक है, जैसे आप कंट्रोल W प्रेस करोगे तो जो आपका डॉक्यूमेंट ओपन होगा, जो भी डॉक्यूमेंट आपने ओपन किया होगा वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट आपका ओपन होगा वो अपने आप क्लोज हो जाएगा। कंट्रोल भी तो आपने यूज़ किया होगा, बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद में कंट्रोल D, कंट्रोल T, ये दोनों ऑप्शन भी आप लोग करके देख सकते हो। जैसे कंट्रोल T से जो इंडेंट होता है, टैब जो आप है ऊपर में से जो एक एरो होता है, आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट के ऊपर में एक रूलर होता है, उसके ऊपर एक एरो होता है, वो शिफ्ट होते जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद में नेक्स्ट है इन द C लैंग्वेज कोडिंग। C लैंग्वेज का जो प्रोग्रामिंग होता है उसी को कोडिंग कहा जाएगा। stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h स्टैंड्स फॉर हेडर फाइल, इसको कहा जाता है इज यूज्ड एज, तो नाम से ही पता चल रहा है stdio.h, .h स्टैंड्स फॉर हेडर फाइल। और इस हेडर फाइल इसको ऑब्वियस सी बात है यूज्ड एज अ ब्लैंक फाइल, तो ब्लैंक फाइल की जगह आंसर क्या आ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसी के ऑप्शन में था, इसी के फुल फॉर्म में था .h मतलब हेडर, तो आंसर भी क्या बनेगा, हेडर फाइल। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे रॉ अनप्रोसेस फैक्ट्स। जो रॉ है, जिसके ऊपर प्रोसेस नहीं हुआ है, जो टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, साउंड भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको क्या कहा जाएगा, तो जो अनप्रोसेस होता है, जिसके ऊपर कोई प्रोसेस नहीं हुआ है, प्रोसेस होने के लिए उसको रखा है, तो वो होता है हमारा डेटा, उसी को डेटा कहा जाएगा। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, उसके अंदर ये आपको मिल जाएगा कि डेटा किसको कहा जाता है। देन नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, मतलब नीचे में जो पॉइंट्स दे वो सारे ही करेक्ट है। ऑफ सेफ मोड, किसके बारे में, सेफ मोड के बारे में ये सब लिखा हुआ ट्रू है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब कौन सा ट्रू नहीं है। ठीक है, इसको याद रखना, ये उल्टा क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो लिखा है ये सब सही है, इसमें से एक कोई तो भी गलत है। देखते हैं, पहला देखो, सेफ मोड इज स्पेशल डायग्नोस्टिक मोड। बिल्कुल, सेफ मोड एक स्पेशल डायग्नोस्टिक मोड होता है। कंप्यूटर अगर हम शुरू करते हैं सेफ मोड में तो जो भी छोटे मोटे इश्यूज है उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं। हार्डवेयर से रिलेटेड इश्यूज है या तो फिर और कोई OS से रिलेटेड इश्यूज है तो उनको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। दूसरा, सेफ मोड लोड्स ऑल नॉन इसेंशियल आइकन्स। ठीक है, जो आइकॉन्स आते हैं उनको लोड करता है सेफ मोड, नॉन इसेंशियल आइकन्स को लोड करता है तो नहीं। ठीक है, तीसरा, सेफ मोड अलाउज यूजर्स टू ट्रबल शूट एरर्स। बिल्कुल, ट्रबल शूटिंग के लिए भी सेफ मोड कई बार यूज किया जाता है। नेक्स्ट, सेफ मोड लोड्स ओनली द मोस्ट इसेंशियल डिवाइसेस। बिल्कुल, ये भी सही है, जो जरूरी डिवाइसेस है उन्हीं को सेफ मोड लोड करता है मेमोरी के अंदर। तो हमको पूछा था कि सारी चीजें तो ट्रू है लेकिन एक चीज गलत है, और वो चीज गलत कौन सी है, तो बी, ये नॉन इसेंशियल आइकॉन्स को लोड नहीं करता। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेफ मोड लोड्स ऑल नॉन एसेंशियल आइकन्स। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। ठीक है, डॉक्यूमेंट है उसका अपीयरेंस आपको चेंज करना है तो उसको प्रूफिंग नहीं बोलते हैं, उसको एडिटिंग भी नहीं बोलते हैं, उसको फॉर्मेटिंग बोलते हैं, करेक्टिंग तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा फॉर्मेट। डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना मतलब उसका अपीयरेंस चेंज करना। Then next one, which among the following is self-contained step-by-step set of operations to be performed? ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशंस जो होते हैं उसी से हमारा प्रोग्राम बनता है, तो यहाँ पर उसी की बात चल रही है। Which of the following is self-contained step-by-step of operations to be performed? तो स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशंस जो लिखे जाते हैं, किसी भी काम के लिए आप जनरलाइज बोल दो तो उसको कहा जाता है एल्गोरिदम। ठीक है, एल्गोरिदम, इन्हीं एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके बाद में प्रोग्रामिंग में अगर कन्वर्ट कर दिया इन्हीं स्टेप्स को तो बन जाता है प्रोग्राम, और सेट ऑफ प्रोग्राम अगर कर दिया तो बन जाता है सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहला स्टेप वही होता है, प्रॉब्लम को एनालाइज करो और उसको रिजॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम बनाओ, स्टेप्स डिसाइड कर लो। स्टेप बाय स्टेप जो होता है वो एल्गोरिदम को जब प्रोग्रामिंग की भाषा में लिखा जाता है तब वो बन जाता है प्रोग्राम, और कई सारे प्रोग्राम को एक दूसरे से कनेक्ट कर दो, लिंक कर दो, एक मॉडल अलग अलग बना लो, उसको लिंक कर दो तो बन जाता है सॉफ्टवेयर।
ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्गोरिदम। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये तो बहुत आगे की स्टेप हो गई। नेटवर्क टोपोलॉजी, तो नेटवर्क से रिलेट करेगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर का एक पार्ट रहेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो हम जो यूज़ करते हैं वो वाले सॉफ्टवेयर, तो ये भी बहुत आगे की बात होगी। स्टेप बाय स्टेप जो ऑपरेशन हमको परफॉर्म करना है, सेल्फ कंटेंट स्टेप्स जो होती है उन्हीं को एल्गोरिदम कहा जाता है। नेक्स्ट वन, व्हाट डज द .org डोमेन रिप्रेजेंट्स। .org, आप जब भी वेबसाइट ओपन करते हो तब आपने देखा होगा .com जो है ये रिप्रेजेंट करता है कमर्शियल साइट्स को। वैसे ही .org जो डोमेन है ये डिनोट करेगा ऑर्गेनाइजेशन के डोमेन को। .org ऑर्गेनाइजेशन डोमेन। वैसे ही .net देखा होगा आपने, तो वो नेटवर्क डोमेन के लिए इस्तेमाल होता है। गवर्नमेंट के लिए .gov, एजुकेशनल डोमेन जो होता है .edu, और इस तरह के आपको कई सारे दिख जाएंगे। .in दिखेगा, .uk दिखेगा, .pk दिखेगा, songs.pk सुना होगा आपने, ठीक है, पाकिस्तान का साइट है songs.pk, ठीक है। वैसे ही आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेट के ऊपर का ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेब ब्राउजर, इनमें से कौन ब्राउजर है, ठीक है। वेब ब्राउजर बोला है, ब्राउजर जो होता है वो आपको वेबसाइट के कंटेंट एक्सेस करने के लिए हेल्प करने वाला सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, कई बार ऑलरेडी इंस्टॉल होकर दिया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के, अगर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने आपको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम दिया होगा, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का आपने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया होगा अभी लेटेस्ट में, तो उसके अंदर आपको ज़रूर ये ब्राउज़र दिखा होगा एज। इसके पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर इस्तेमाल होता था, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिटायर कर दिया है, ठीक है। अभी आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर नए कंप्यूटर्स में तो नहीं दिखेगा, उसके जगह माइक्रोसॉफ्ट एज आपको दिखेगा। पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पेंट भी एक एप्लीकेशन है, वर्ड भी एक एप्लीकेशन है। बात चल रही है वेब ब्राउज़र की, तो वेब ब्राउज़र जो आपको वेबसाइट या तो वेबसाइट के कंटेंट एक्सेस करने के लिए हेल्प करने वाला सॉफ्टवेयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का वीडियो बना हुआ है, उसको आप देख लेना, उसके अंदर आपको ये सब चीज़ें पता चल जाएगी। पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ था, दूसरे जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल हुआ था, यही तो पूछा था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। थर्ड में आईसी, चौथे जनरेशन में जो इंटीग्रेटेड चिप्स होती है उसी का नया वर्जन जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक है, उसको बनाने के लिए वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI का इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। तो पहला जनरेशन, देन दूसरा जनरेशन, ये आंसर होगा। ये तीसरा जनरेशन, ये आंसर नहीं है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर्स आर मेड विथ ICs। ICs जो है ऑब्वियस सी बात है, इसका जो मटेरियल होता है वो होता है सिलिकॉन, इसलिए सिलिकॉन चिप कहा जाता है। सिलिकॉन चिप कॉपर से नहीं बनती है चिप, एल्यूमिनियम से नहीं बनती है, गोल्ड से भी नहीं बनती है। हालांकि कई बार गोल्ड का इस्तेमाल होता है सर्किट्स के अंदर, बट सिलिकॉन ही एक बेस्ट मटेरियल है। इसी मटेरियल का इस्तेमाल चिप्स बनाने के लिए या तो ICs बनाने के लिए किया जाता है। देन इफ यू विश्ड टू लिमिट what you would see on an Excel worksheet, what data function would you use? Excel का आपने इस्तेमाल किया होगा, उसमें कई सारी चीज़ें होती है, कई सारे कॉलम्स होते हैं, उसमें डेटा होता है, उसमें से आपको कोई डेटा नहीं देखना है, ठीक है, कोई डेटा आपको नहीं चाहिए, सिर्फ आपको लिमिटेड डेटा देखना है। जो बिना काम का डेटा उसको आपको अवॉइड करना है, तो उस समय आप लगा सकते हो फिल्टर, उस समय लगा दो फिल्टर, ठीक है। सॉर्ट से तो डेटा सॉर्ट हो जाएगा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में या तो फिर अल्फाबेट वाइज, तो ये तो आंसर नहीं रहेगा। डेटा एनालिसिस हो तो आप खुद कर लोगे ग्राफ वगैरह के थ्रू, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेट हो तो आप कंडीशन देकर कर सकते हो, ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ऐसी कंडीशंस देकर फॉर्मूले में डालकर आप कर सकते हो। तो इसका सही आंसर होगा फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द मेमोरीज हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। फिर से एक्सेस टाइम की बात आ गई, ठीक है। मेमोरी चैप्टर में ये पूरा का पूरा एक लेक्चर आपको मिल जाएगा एक्सेस टाइम और एक्सेस स्पीड के ऊपर। तो इन ऑप्शन में से आपको आंसर ढूंढना है। जैसे सबसे तेज मेमोरी होती है रजिस्टर, रजिस्टर से भी तेज होता है हमारा फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप ऑप्शन में है नहीं, फ्लिप फ्लॉप के बाद में रजिस्टर आता है, रजिस्टर के बाद में थर्ड नंबर पर था कैश मेमोरी, तो कैश मेमोरी यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा है। कैश मेमोरी से स्लो जो होता है वो होता है रैम, ठीक है। बाद में फिर बाकी चीज़ें आ गई, बाद में फिर हार्ड डिस्क आ गया, बाद में फिर आपका
मैग्नेटिक बबल मेमोरी वगैरह, मैग्नेटिक टेप, वो सब आ गया। ठीक है, तो एक सीक्वेंस आपको मिल जाएगा। उस सीक्वेंस अगर इनमें से हम देखेंगे तो इसमें से सबसे तेज जो है, जिसका स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, वो होता है कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच का काम करती है, और सीपीयू को जो डेटा चाहिए होता है वो कैश में से तुरंत मिल जाता है प्रोसेसर को, माइक्रो प्रोसेसर को। लेकिन कौन सा डेटा? रिपीटेड, जो बार बार सीपीयू यूज कर रहा है वही डेटा कैश मेमोरी में से सीपीयू तक जाता है। तो ये मेमोरी काफ़ी तेज होती है, इसका साइज भी बहुत कम होता है, कुछ एमबीज में आजकल आती है। आजकल के कंप्यूटर में 3 MB 4 MB 6 MB तक आ सकता है। देन आगे बढ़ते हैं। वाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज्ड फॉर फुल स्क्रीन व्यू? ब्राउज़र आप इस्तेमाल करते होंगे, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, या तो फिर माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। कोई भी ब्राउज़र आप इस्तेमाल करोगे तो उस समय अगर आपको फुल स्क्रीन व्यू चाहिए तो प्रेस कर देना F11। ठीक है, फुल स्क्रीन व्यू आपको मिल जाएगा। अभी अगर आप करके देख सकते हो तो कर लो। ठीक है, कुछ लोगों ने करके भी देख लिया होगा। ब्राउज़र में जाओ, अगर आप कंप्यूटर पर वीडियो देख रहे होंगे तो करके देख लो, ब्राउज़र ओपन होगा ही, बस F11 प्रेस कर दो, फुल स्क्रीन आ जाएगा। देन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम की एक पूरी सीरीज आपको हमारे वीडियो लेक्चर के अंदर मिल जाएगा। BS एजुकेशन ऐप के अंदर आपको पूरा सीरीज मिलेगा, जिसमें आपके सारे कन्वर्जन्स दिए हुए कंप्यूटर के अंदर जो भी कन्वर्जन आते हैं, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, इसके सारे वीडियोस वहाँ पर अपलोड हो जाएंगे, उसको आप देख लीजिएगा। उसके अंदर इसका पूरा डिस्क्रिप्शन नंबर सिस्टम का मैंने दिया है। तो इसके अंदर बात चल रही है हेक्साडेसिमल की। हेक्सा का मतलब होता है 6 और डेसिमल का मतलब होता है 10। 10 और 6 16। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है उसका बेस होता है 16, डेसिमल का होता है 10, बाइनरी का बेस होता है 2, ऑक्टल का बेस होता है 8। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इतना आसान पेपर था, आप आसानी से आउट ऑफ मार्क इसमें ले सकते थे। हाँ चलो, 2-4 नहीं भी आए तो उसको आप स्किप कर सकते थे, तो मैक्स टू मैक्स स्कोर आपका आ सकता था इस पेपर में। ठीक है, चलो देखो, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सिम? सिम कार्ड जो आप इस्तेमाल करते हो, आपके मोबाइल में सिम लगा ही होगा, उसका फुल फॉर्म पूछ लिया है। तो सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडल मैकेनिज्म, ना, ये नहीं होता है। सेमी आइडल मॉड्यूल, ये भी नहीं होता है। सब्स्टिट्यूट आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये भी नहीं होता है। ये होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम का फुल फॉर्म याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, हार्मफुल प्रोग्राम्स यूज्ड टू डिसरप्ट कंप्यूटर ऑपरेशन, गैदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और गेन एक्सेस टू प्राइवेट कंप्यूटर सिस्टम आर कॉमनली रेफर्ड टू एज। नुकसान करने वाली बात कर रहा है, ऐसा प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर के ऑपरेशन को डिसरप्ट कर देता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर में से ले लेता है, हमारे कंप्यूटर को इलीगल तरीके से एक्सेस कर लेता है, तो ऐसे प्रोग्राम को क्या कहा जाएगा? तो ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है मालवेयर। मालवेयर का मतलब होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। याद रखिएगा, मालवेयर का फुल फॉर्म होता है मैलिशियस। मैलिशियस मतलब जो नुकसान करेगा, मैलिशियस सॉफ्टवेयर को ही कहा जाएगा मालवेयर। एडवेयर, ये तो नहीं होगा, ऐड दिखाएगा। कंप्यूटर वायरस, ये थोड़ा सा अलग होता है कंसेप्ट। मालवेयर और वायरस का कंसेप्ट मैं आपको नेटवर्क पढ़ाने से पहले बताऊंगा। ठीक है, वायरस नाम का एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसके अंदर मालवेयर क्या होते हैं और ये वायरस क्या होते हैं, इसमें डिफरेंस है। ठीक है, देन उसके बाद में स्पाईवेयर, ये स्पाई करने का काम करता है। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो नुकसान करने वाला जो सॉफ्टवेयर है, तो प्रोग्राम होता है, उसको हम बोलते हैं मालवेयर। तो सही आंसर इसका बनेगा मालवेयर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अ रिपेयर for a known software bug usually available at no charge on the internet is called an। ठीक है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर या तो फिर एक ऐसा छोटा सा प्रोग्राम जो किसी बग, कोई सॉफ्टवेयर के अंदर कोई इशू रह गया, कोई एरर रह गया, कोई ग्लिच रह गया, उसको रिपेयर करने के लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर विदाउट चार्ज आपको प्रोवाइड किया जाता है। जैसे आप अपडेट करते हो तो उस समय आपको प्रोवाइड किया जाता है, या तो फिर आप अलग से भी डाउनलोड कर सकते हो उसको। तो उसको क्या कहा जाएगा? तो याद रखिएगा, उसको कहा जाता है पैच, सॉफ्टवेयर पैच। इसको हम रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा मॉडल बोल सकते हो। ठीक है, एक आध सॉफ्टवेयर खराब है, उसमें कोई इशू था, कोई ग्लिच था, कोई एरर था, कोई गड़बड़ थी, उसको सुधारने के लिए अब पूरा का पूरा नया सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा। तो नया सॉफ्टवेयर तो कंपनी दे नहीं सकती हर एक को, तो वो क्या करती है, इंटरनेट के ऊपर से आपको एक पैच फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता है, जो उसको आप इंस्टॉल कर लो अपने कंप्यूटर में। तो वो पैच क्या करेगा, जो पुराना सॉफ्टवेयर आपका था जिसमें एरर था उसको ठीक कर देगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पैच।
तो कई बार माइक्रोसॉफ्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर अपडेट्स आते हैं, उसी के अंदर कई सारे पैच अपने आप आ जाते हैं और अपने आप इंस्टॉल भी हो जाते हैं। तो उसमें कई सारे सिक्योरिटी के इश्यूज भी है, उसको भी रिजॉल्व कर दिया जाता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 28, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज नॉट नीड्स रिफ्रेश। मेमोरी चैप्टर, उसका वीडियो अगर आप देखोगे आगे चल के तो मेमोरी चैप्टर के अंदर रैम का पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है, रैम के टाइप्स वगैरह, डी रैम क्या होता है, एस रैम क्या होता है। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे तो ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है मेमोरी का जिसके अंदर रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, बार बार रिफ्रेश होने की ज़रूरत कौन से मेमोरी के अंदर नहीं है, तो होता है स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम के अंदर रिफ्रेश होने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, वो मेमोरी रिफ्रेश नहीं होती। डी रैम जो होता है ये रिफ्रेश होता है, इसके अंदर कैपेसिटर इस्तेमाल होता है, तो कैपेसिटर चार्ज होगा डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा डिस्चार्ज होगा, तो रिफ्रेश इसके अंदर होते रहता है। बट एस रैम के अंदर कोई रिफ्रेश का काम नहीं होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डेटाबेस की यूनिकली आइडेंटिफाइज एज रिकॉर्ड विद इन टेबल। डीबीएमएस का क्वेश्चन है। तो ऐसा कौन सा डेटाबेस का की है जो यूनिक रिकॉर्ड को पहचानता है, यूनिक तरीके से रिकॉर्ड को पहचानता है, मतलब डुप्लीकेशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मुझे सर्च करना है मेरा नाम, आधार कार्ड का डेटाबेस है मेरे पास, मेरा नाम सर्च करना है तो मेरा नाम या तो मोबाइल नंबर डाल दिया तो बराबर मेरा ही नाम आएगा, मेरे जैसे हज़ारों नाम आ जाएंगे, लेकिन मेरा नाम, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा घर, मेरा चेहरा वाला एक ही रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है। तो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जब डेटाबेस के अंदर डेटा को रखा जाता है तो कौन सा की उस कॉलम के ऊपर लगाया जाता है, या तो उस डेटाबेस के अंदर लगाया जाता है, तो आंसर है प्राइमरी की। जब प्राइमरी की लगाया जाता है किसी टेबल बनाते समय तो उसके अंदर दो की अपने आप लग जाती है। पहली होती है यूनिक की, यूनिक मतलब डेटा डुप्लीकेट नहीं होगा। एक बार मेरा डेटा एंटर कर दिया तो मेरे नाम का फिर से अगर डेटा डाला तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा डेटाबेस, उसको हम बोलते हैं यूनिक। यूनिक मतलब एक ही होना, एक ही दुनिया में एक ही होना, ठीक है। दूसरा होता है नॉट नल। नॉट नल का मतलब होता है कि आप रिकॉर्ड को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, अगर डेटा जाएगा तो ही ट्रांजैक्शन होगा, अगर डेटा नहीं जाएगा तो कुछ भी नहीं जाएगा। आधा डेटा भी जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा, जाएगा तो पूरा, नहीं तो कुछ भी नहीं, उसको हम बोलते हैं नॉट नल। तो ये दोनों कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ये अपने आप अप्लाई हो जाता है जब प्राइमरी की को अप्लाई कर दिया जाता है। ये डेटाबेस का कंसेप्ट है। अगर नहीं समझ में आएगा, अभी शॉर्ट में मैंने बताया, तो आगे चल के वीडियोज जो रहेगा उसमें डीबीएमएस चैप्टर है, उसके अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देन फॉरेन की, दो टेबल को जोड़ते समय इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। सेकेंडरी की वैसा कुछ होता नहीं है। रिलेशनल की भी जनरली हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो सही आंसर है प्राइमरी की। देन नेक्स्ट वन है, अ ब्लैंक इज बिल्ट इन मैथमेटिकल फार्मूला इंक्लूडेड इन एक्सेल। एक्सेल की बात चल रही है तो इनबिल्ड होता है, मैथमेटिकल फार्मूलेस की बात चल रही है तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए फंक्शन होते हैं, फंक्शन ऑलरेडी बने बनाए होते हैं जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं और हमारा काम वहाँ पर एक्सेल में हो जाता है। तो ये इनबिल्ट कुछ मैथमेटिकल फार्मूलेज होते हैं जिनको हम फंक्शंस बोलते हैं। देन नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल फीचर्स allows you to select or highlight all cells that are formulas। ठीक है, बात चल रही है एक्सेल की। एक्सेल का ऐसा कौन सा फीचर है जो अलाउ करता है आपको सिलेक्ट है तो हाईलाइट करने के लिए किसको, सेल जो दैट आर फार्मूला, जो फार्मूला था, ठीक है। तो ये उसका आंसर रहेगा गो टू स्पेशल, गो टू नहीं, गो टू स्पेशल, ठीक है। वो ऑप्शन कंफ्यूज करेगा, गो टू स्पेशल पूरा इसका आंसर सही रहेगा। 30 सेकंड देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम % अलाउड इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। वही बात, अगर आप अभी कंप्यूटर के ऊपर इस वीडियो को देख रहे होंगे, लैपटॉप के ऊपर इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो तुरंत पावर पॉइंट ओपन करो। स्क्रीन के राइट हैंड साइड में बॉटम में आपको एक छोटा सा एरो दिखेगा, एक लाइन दिखेगी, ऐसी एक लाइन दिखेगी और यहाँ पर एक इस तरह का एरो दिखेगा, वहाँ पर 100% लिखा होगा, उसको आप लेके जाओ आगे। कहाँ तक जाता है देखो, ठीक है, वो जाएगा 400% तक, ठीक है, 400% तक। तो इतना जूम अलाउ होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन MS Word 2010 the feature for word count is available in proofing under of the following tab। टैब की अगर हम बात करेंगे तो होम टैब होता है, इंसर्ट टैब होता है, व्यू टैब होता है, रिव्यू टैब होता है। तो इन सब टैब्स की अगर हम बात करते हैं, जो सबसे ऊपर में होता है वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट के अंदर, उसके अंदर का ऐसा कौन सा टैब है 2010 का जो MS वर्ड का सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसकी बात चल रही है, तो जिसमें फीचर मिल जाएगा आपको वर्ड काउंट का।
वर्ड काउंट का जो फीचर आपको मिलता है वो मिलता है इस वाले टैब में जिसका नाम है रिव्यू। रिव्यू में जाकर आप देख लो, वहां पर वर्ड काउंट नाम का डायरेक्टली आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन दिख जाएगा। देन नेक्स्ट वन है अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द, कंप्यूटर बूट नहीं होगा, बूट मतलब शुरू नहीं होगा। कंप्यूटर बूट कब नहीं होगा? जब उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। तो कंप्यूटर कैन नॉट बूट विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। सही आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंपाइलर तो ट्रांसलेटर प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम को हमारी भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। असेंबलर भी एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है। लोडर प्रोग्राम को लोड करता है मेमोरी के अंदर, तो ये भी नहीं रहेगा। सही आंसर रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट वन, आईएसडीएन का मतलब क्या है? नेटवर्क का क्वेश्चन है। आईएसडीएन ने पूरी दुनिया बदल दी थी नेटवर्क की। कंप्यूटर के जो नेटवर्क होते थे उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट लाने का काम आईएसडीएन के द्वारा किया गया था। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज किया आपको, सब चाइनीज़ भाई बहन जैसे ऑप्शन दे दिए। देखो, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डेटा नेटवर्क, एक ऑप्शन चेंज कर दिया, एक नाम चेंज कर दिया। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी डिजिटल नेटवर्क, सब वही है, सिर्फ एक शब्द चेंज, एक वर्ड जो है वो चेंज कर दिया है। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी डेटा नेटवर्क, इस तरह से आपको ऑप्शंस काफ़ी क्लोज दिए हैं। तो याद रखना, इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। देन व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड? कॉमन रिसोर्स इन कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क की बात चल रही है, तो ऐसा कौन सा रिसोर्स है ऑप्शन में से जो सबसे ज़्यादा शेयर किया जाता है नेटवर्क के अंदर? तो कीबोर्ड को तो शेयर नहीं कर सकते, कीबोर्ड 10 कंप्यूटर लगे और उसमें एक ही कीबोर्ड तो नहीं। स्पीकर्स, 10 कंप्यूटर में एक स्पीकर, ऑब्वियस सी बात है। फ्लॉपी डिस्क, ये भी नहीं होगा, 10 कंप्यूटर के अंदर एक फ्लॉपी ड्राइव। प्रिंटर्स, बिल्कुल ये शेयर किया जा सकता है, 10 कंप्यूटर 15 कंप्यूटर मिलकर एक प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं। छोटा नेटवर्क हो बड़ा नेटवर्क हो, प्रिंटर शेयर किया जा सकता है। तो ऑप्शन में जो प्रिंटर है यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 37, द मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला डीबीएमएस सिस्टम कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला डीबीएमएस सिस्टम जो आजकल मार्केट में चल रहा है वो है रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस, इसी का इस्तेमाल सारे कामों के लिए किया जाता है। फ्लैट डेटाबेस पुराने ज़माने में था, नेटवर्क डेटाबेस, हायरार्चिकल डेटाबेस, ये सब इस्तेमाल नहीं होता है। अभी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस का इस्तेमाल आपको मैक्सिमम जगह पर मिल जाएगा, मैक्सिमम जगहों पर। देन मैनेजर्स यूज्ड सोफेस्टिकेटेड टूल। मैनेजर मतलब कोई भी कंपनी ले लो, वहाँ का कोई भी मैनेजर, वो कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो क्या करता है टू कॉम्बैट साइबर स्लैकिंग। साइबर स्लैकिंग क्या होता है? ऑफिस है, ऑफिस के अंदर वर्कर्स के पास कंप्यूटर दे दिया और कंप्यूटर देने के बाद में वर्कर्स काम नहीं कर रहे, फेसबुक यूज़ कर रहे और किसी साइट पर जा रहे, सोशल नेटवर्किंग साइट के ऊपर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ना हो, उसके लिए जो मैनेजर्स होते हैं वो कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे ये साइबर स्लैकिंग जो है वो नहीं हो पाता है। देन इंटरनेट का इस्तेमाल जो होता है गलत तरीके से, वो भी आपको नहीं दिखेगा। तो उन टूल्स में क्या क्या आता है ये क्वेश्चन है। तो वेब फिल्टर, बिल्कुल वेब फिल्टर भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। सर्विलेंस सॉफ्टवेयर, ये भी इंक्लूड किया जाएगा कि कौन सा एम्प्लॉय अपने कंप्यूटर से कहाँ उसने कौन कौन सी साइट एक्सेस किया, वो भी देखा जा सकता है। प्रॉक्सी सर्वर, इससे बैन किया जा सकता है साइट्स को, बिल्कुल फिल्टर किया जा सकता है। उसके बाद में पैकेट स्निफर, ये भी एक तरीका होता है। तो ये चारों भी तरीके हैं जिसकी मदद से जो मैनेजर्स होते हैं, ऑफिस के जो मैनेजर्स होते हैं, वो इन टूल्स का इस्तेमाल करके एम्प्लॉयज़ की सारी एक्टिविटी ट्रैक कर सकते हैं, या तो फिर एम्प्लॉय को उस साइट पर किसी सोशल नेटवर्किंग साइट को एक्सेस करने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये चारों भी ऑप्शन में आएगा। ऐसा जब आपको क्वेश्चन दिख जाए तो उसमें ऑल ऑफ द अबव दिख रहा है, ऐसे क्वेश्चन में देखना वेब फिल्टर आपको पता है कि ये आंसर है, आपको पता है सर्विलेंस सॉफ्टवेयर आंसर है। अगर आपको दो ऑप्शन कंफर्म है तो यहाँ पर कोई बी सी सी डी ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, ओनली बी ओनली सी, या तो बी एंड सी डी एंड सी, ऐसा कुछ भी आपको नहीं दिख रहा है। तो ऐसे केस में अगर आपके दो ऑप्शन कंफर्म है तो सीधा ऑल ऑफ द अबव मार देना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, कई बार आपको तीन चीज़ें पता होती है, चौथे के बारे में कन्फ्यूजन होता है, लेकिन अगर ऑप्शन ही ऑल ऑफ द अबव है तो डायरेक्टली आप उसके ऊपर जाकर आंसर टिक कर सकते हो। द अल्टरिंग ऑफ डेटा सो दैट इट इज नॉट यूजेबल अनलेस द चेंजेस आर
अनडन इज, चलो ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। बायोमेट्रिक दिया है, कॉम्प्रेशन दिया है, इंक्रिप्शन दिया है, अर्गोनॉमिक्स दिया है, स्पैमिंग दिया है। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारा एनक्रिप्शन होता है, यहाँ पर हमारा डिक्रिप्शन होता है, सेंडर साइड, रिसीवर साइड। ये 5वें नंबर पर हमने देखा था, देख लेते हैं एक बार फिर से। यहाँ पर आते हैं, देखो एनक्रिप्शन हो रहा है, डिक्रिप्शन हो रहा है। ये प्लेन टेक्स्ट है, इसके अंदर हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया साइफर टेक्स्ट में, तो एनक्रिप्शन नाम का प्रोसेस इस्तेमाल हुआ। अगर ये साइफर टेक्स्ट से हम प्लेन टेक्स्ट की तरफ जाते हैं तो हमको हमारा डेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है क्या अपने पास। देखो यहाँ पर ऑप्शन में हमको दिख रहा है एनक्रिप्शन। ठीक है, एनक्रिप्शन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल एनक्रिप्शन। देन लास्ट वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर क्लोजिंग अ टैब ऑन ब्राउजर। ब्राउजर, अगर आप वही बात लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर अगर आप देख रहे होंगे इस वीडियो को, या तो जब भी आप लैपटॉप ओपन करके ब्राउजर ओपन करोगे तो उस समय टैब आप ओपन करते हो ऊपर में, यहाँ पर यूट्यूब चल रहा है, यहाँ पर फेसबुक चल रहा है, यहाँ पर मान लो और कोई टैब चल रहा है, तो उस केस में जो करंट टैब है, जो कोई टैब शुरू है, उसको अगर क्लोज करना है तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल W। इससे आपका जो एक टैब है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, पूरा ब्राउज़र क्लोज नहीं होगा बट एक टैब क्लोज हो जाएगा। अगर आप अल्टर F4 प्रेस करते हो तो शायद पूरा ब्राउज़र आपका बंद हो जाए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे, उतने ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं थे, आसान थे क्वेश्चंस, इनको आप कर सकते थे। अभी आपने वीडियोस को नहीं देखा होगा, कंप्यूटर का आपको नॉलेज नहीं होगा, इसलिए आउट ऑफ आप मार्क तो नहीं ले सकते, बट स्टिल आप होप मत छोड़िए, आप पूरे वीडियोस देखिए। सारे वीडियोस जब आप देखोगे तो उसके बाद में आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा बहुत अच्छा, और उसके बाद आप पेपर को सॉल्व कीजिए तो सारे ही क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। एक कॉन्फिडेंस भी आपका बूस्टअप हो जाएगा और कम से कम समय में आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सब सारे एक्सप्लेनेशंस क्वेश्चन के यहाँ पर दे दिए हैं। एक बार फिर से सारी चीज़ों को आप देखिए, कुछ नहीं समझा तो पूछिए। चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।